ओके। तो HCI जो है उसका मिड वन के अंदर कंटेंट्स में आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी किताब के हमारे कोर्स की दो किताबें हैं। तो कुछ चीज़ें आपको स्लाइड्स के अंदर ऐसी महसूस हुई होंगी कि यार ये तो पहले भी बात हो चुकी है। जैसे बुक टू का चैप्टर नंबर वन है द ह्यूमन के बारे में, और बुक वन का चैप्टर नंबर फोर है ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। इसी तरह से बुक वन चैप्टर सेवन के अंदर इंटरफेसेस की बात हुई हुई है, बुक टू चैप्टर थ्री के अंदर भी इंटरफेसेस और इंटरेक्शन की बात हुई हुई है। तो वो थोड़ा सा ओवरलैप है। उसके अलावा यही है कि जो मिड वन का सिलेबस है ना, वो बेसिकली सारा है ही इंट्रो। उसके अंदर कुछ इतनी डिटेल में बात नहीं की हुई। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसी पे फिर चलते हैं। वो है इंट्रोडक्शन टू HCI। तो पहला लेक्चर हुआ था जी, सर आके ना ये तीन टर्म्स बोर्ड पे लिख के ना बताने लग गए कि ये इस पूरे कोर्स की लाइक एसेंस है। तो सबसे पहली चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। तो वो यही है कि आप चाहते हो कि आपका यूज़र आपके, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो अच्छा एक्सपीरियंस लेके चले और वो खुश हो, राइट। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हम इसको किस तरह से इस तरह की ऐप बनाएं कि यूज़र खुश हो। बेसिकली ये चैलेंज है। तो आप ये डायरेक्टली नहीं डिज़ाइन कर सकते, इसीलिए आप इंटरैक्शन डिज़ाइन की बात करते हो। तो ये पूरा कोर्स एक्चुअली इंटरैक्शन डिज़ाइन के ऊपर होगा। लेकिन ये इंटरैक्शन डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। तो अब इंटरैक्शन डिज़ाइन की भी काफ़ी किस्में हैं कि कुछ यूज़र सेंट्रिक हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड हो सकती हैं। तो वो बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस कोर्स के हवाले से जो मेन बातों पे हमने फोकस करना है वो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, और वो हम करेंगे कैसे, इंटरैक्शन डिज़ाइन करके। और इंटरैक्शन डिज़ाइन के लिए जो हमारा पैराडाइम होगा वो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की बात है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसकी यूआई बनाने वाले हो, क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। अब ये लिस्ट बंदे को बार बार भूल जाती है, काफ़ी चीज़ें एक जैसी सुनने में लगती हैं। तो हम एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। तो आप सब ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर के साथ काम किया था। उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसी थी कि एक नया यूज़र आता है उसको पता ही नहीं होगा कि ऐप में ये भी होता है। उसकी एक अच्छी एग्जांपल है OSPF। हमने वो CN के अंदर देखा था कि ये CLI में जाके खुद कमांड बेस्ड होता है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने UI डाली नहीं हुई। तो ये तो काफ़ी बुरा डिज़ाइन डिसीजन हुआ ना, क्योंकि एक नया यूज़र आता है, लेट्स से उसको नहीं पता OSPF कुछ होता है, जबकि इस पूरी ऐप का मकसद ही ट्रेनिंग है। तो एक बुरा डिज़ाइन डिसीजन होगा कि आपके पास कोई फीचर है लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। तो उसके अलावा एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पास फीचर है, उसको एक्सेस करने का भी इंटरफेस है, जो कि इस केस में है कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन आप यूज़र को बता नहीं रहे कि है किसी तरीके से। तो ये आइडिया आ जाता है विजिबिलिटी का। तो इसके अंदर ये एक एग्जांपल होगी पुअर विजिबिलिटी की। एक हाई विजिबिलिटी की एग्जांपल ऐसी होगी जिसमें सारा कुछ नज़र आ रहा है जी कि अच्छा ये हम कर सकते हैं। अब एक बड़ी एक एक्सट्रीम एग्जांपल है जिसके अंदर वर्ड के सारे टूल बार्स को मर्ज करके एक साथ डिस्प्ले किया हुआ है। कोई मेन्यूइंग नहीं की हुई, कोई टैबिंग नहीं की हुई। तो अब ये बड़ा अनऑर्गेनाइज किस्म का हो गया, और इसके अंदर अगर आपने कोई बेसिक सा काम भी करना है ना, आप ढूंढते ही रह जाओगे कि अच्छा यार ये वाला बटन कहाँ पे है। तो हाई विजिबिलिटी हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती, बल्कि आपने उसको इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो डाइजेस्टेबल भी हो। तो उसके लिए जो हम चीज़ करते हैं, हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की या कंसिस्टेंसी की, या जो मर्जी आपने कहना। तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि इस वक्त मैं जो चीज़ काम कर रहा हूँ मुझे उसके रेलिवेंट चीज़ें खाली नज़र आएँ, और अगर मैं कोई और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मेरे पास उसके लिए कोई टैब मेन्यू वगैरह आ जाए। बड़ी बेसिक सी बातें हैं ये। तो एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल भी है, कंसिस्टेंट भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ मसले आ जाते हैं। तो ये एक साउंड बॉक्स की एग्जांपल है, जो काफ़ी इवेंट्स में आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा डब्बा लगा होता है जिसके अंदर सारी साउंड डिवाइसेस जाती हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा से नॉब्स होते हैं। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अप्रोचेबल नहीं है। तो बड़ा लॉजिकल डिज़ाइन है कि इसके अंदर 8 ऑडियो ट्रैक्स हैं, ठीक है। पहले वाले का प्लग इन किया, लाल वाला जो स्लाइडर है वो वॉल्यूम ऊपर नीचे करेगा, ब्लैक में जो है वो उसका पैन आगे पीछे करेगा, ये जो येलो में है उसके FX कंट्रोल वगैरह के लिए है, EQ वगैरह के लिए नॉब्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अब कोई नया यूज़र आता है जिसको साउंड के बारे में इतना नहीं पता, तो वो थोड़ा सा ना मतलब घबरा ही जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब सारी फीचर्स विजिबल हैं, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से है। बंदे को अगर किसी को एक्सपीरियंस हो गया ना इस चीज़ में, उसके लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन एक्सपीरियंस यूज़र के लिए तो ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको पता होगा कौन सा बटन कहाँ पे है।
और एक्सपीरियंस डिज़ाइन के लिए ये भी यूज़र के लिए ये भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि उसको पता होगा कैसे एक्सेस करना है। तो हम जब इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ना, हम एक्सपीरियंस यूज़र की बात नहीं कर रहे होते, हम एक नए यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। तो एक नया यूज़र आता है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है क्या हो रहा है। तो एक इसके लिए हल है कि आप इन बटन्स के ऊपर स्टिकर्स लगा दो, कि ब्लैक वाले के ऊपर पैन के लिए कोई आइकॉन लगा दो वगैरह। लेकिन उससे भी एक मसला आ जाता है। उससे मसला ये आ जाएगा कि आप फिर ये नहीं शो कर पाओगे कि इस वक्त कितना है, उसके लिए आपको कुछ और डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो काफ़ी बार आपको एक ट्रेड ऑफ मिल जाती है कि आप कौन सी वाले डिज़ाइन प्रिंसिपल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, और वो आपके केस टू केस वेरी करेगी। तो यहाँ पे अफोर्डेंसेस की बात आ जाती है। तो अफोर्डेंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अफोर्डेंस बेसिकली ये होता है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ है ना, आपको यूज़र के लिए वो थोड़ा इजी टू यूज़ बनाना चाहिए, उसको याद हो, और उसके बस अप्रोचेबिलिटी की बात होती है। तो विजिबिलिटी से काफ़ी रिलेटेड है ये, लेकिन ये भी चीज़ होती है। उसके बाद हम आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन वो विम्प मॉडल्स जो हैं उनके अंदर ये कंस्ट्रेंट्स नहीं होती जो फिजिकल इंटरफेसेस में होती हैं। इसके अंदर आप FL स्टूडियो के एग्जांपल ले लो, वो उसके अंदर ये सारी फीचर्स हैं, लेकिन उसके अंदर यूज़र के लिए इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता। अब ये FL स्टूडियो की एक प्लगइन ही है जिसके अंदर आप खुद साउंड क्रिएट करते हो वगैरह, और इसके अंदर भी सारी लॉजिकल ऑर्डरिंग भी है साथ, लेकिन इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है कि आपके एक्शन से क्या होगा, विजुअलाइजेशन भी ज़्यादा हो रही है वगैरह। तो ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोचेबल है। तो उसको इंटरफेस के आपके लिए एक नए यूज़र के लिए ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड मिनिमाइज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 2 में जाके। लेकिन यही मेजर बातें थी इसमें। उसके अलावा कुछ ये बातें हैं कि अगर कोई चीज़ है जो आपको पता है कि इस वक्त जो यूज़र काम कर रहा है, अगर वो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उसको ग्रे आउट कर दो फिलहाल। तो आप कंस्ट्रेंट्स भी यूज़ कर सकते हो अपनी UI के अंदर अपने यूज़र को मज़ीद गाइड करने के लिए। उसके अलावा बात आ जाती है एक्सेसिबिलिटी की। अब एक्सेसिबिलिटी की जब भी बात की जाती है ना, बंदे को लगता है वो अच्छा हाँ यार ठीक है, कोई बंदा बहरा है, अंधा है, उसके लिए डिज़ाइन करना लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बड़ी कदर है। लेकिन एक्चुअली गूगल वगैरह को इतनी कदर नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग या विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हेयरिंग लॉस वगैरह के उनके मसले हैं। तो अगर आप एक पूरी ऐप ही ऐसी बनाते हो जो खाली विजुअल आउटपुट दे रही है, तो वो तो 2.2 बिलियन ऑफ लोग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो उसका तो फ़ायदा नहीं है। इसी तरह आप अगर एक बनाते हो जो कम्प्लीटली खाली साउंड रिलायंट है, तो उसको 1.5 बिलियन लोग नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे रिलायबली। तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है इंटरैक्शन डिज़ाइन के अंदर। इसका ये मकसद नहीं है कि हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है जी हम बड़े नेक लोग हैं। ये एक्चुअली बस कंपनीज़ की बॉटम लाइन के बात की होती है कि यार प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, एक अनटैप्ड मार्केट है। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है आपके डिज़ाइन के अंदर, चाहे आपकी कोर ऑडियंस कुछ और भी हो तो भी। मतलब आप लोग वेब ऐप बनाते हो अपने क्या नाम है DB लैब वगैरह के लिए आपने वेबसाइट बनाई थी, SG के लिए बनाई थी, तब आपने कोई वो जो ऑप्शंस होती हैं एरिया वाली वो कभी नहीं यूज़ किए होंगे। एरिया लेबल्स जो होते हैं जो ब्लाइंड लोगों के एक्सेसिबिलिटी के लिए बेसिकली बनाए गए हैं वेब इंटरफेसेस के लिए, लेकिन वो भी एक वायबल चीज़ है और उससे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स एक्सेसिबल हो जाती हैं। तो चाहे आपने सारा कुछ सोचा, डिज़ाइन एक एबल बॉडीड इंसान के लिए किया हो, वो ऐप दूसरा बंदा भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद है कुछ इसी से रिलेटेड, किस तरह से हम इंतहाई यूजेबल बना सकते हैं कि किसी भी किस्म का इंसान ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर ले, चाहे वो उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, जो भी हो। तो उसके लिए जो चीज़ें आती हैं ना, वो बेसिकली वही बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। सेफ्टी, लर्नेबिलिटी और मेमोरेबिलिटी की बात। तो सबसे पहले तो सेफ्टी की बात है जो पहले कंसिडर नहीं की गई थी। अब ये कोर्स खाली सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस के बारे में नहीं है बल्कि हार्डवेयर के बारे में भी है। तो आपका मतलब कीबोर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ एक ऐसे एंगल पे हो जो आपके हाथ के लिए अनहेल्दी हो, बेसिकली इस तरह की बातें आ जाती हैं इसमें। तो आपको केस स्टडी आएगी पेपर के अंदर, उसके अंदर आपने इस तरह की चीज़ों के बारे में कमेंट करना होगा। उसके अलावा लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये भी आपको दिमाग में रखने वाली बातें हैं। तो ये बस इंट्रो था, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब अगले चैप्टर पे आते हैं। इन दोनों किताबों के ऑथर्स का ओपिनियन ये है कि HCI के अंदर ना आपको ह्यूमंस को स्टडी करना पड़ता है थोड़ा, वरना आप बस हवा में बातें कर रहे हो। तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर द ह्यूमन के नाम से है। अब काफ़ी लोगों को ये चैप्टर बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या मैं फालतू बातें पढ़ रहा हूँ कि ठीक है आँख ये करती है वगैरह ये करती है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल बात नहीं की हुई कि अच्छा UI के रिलेटेड इससे क्या मैं ले सकता हूँ। तो मेरा
मोस्ट फोकस यहाँ पे यही होगा, ये नहीं बताना कि आपको कि आपकी आंखें भी होती हैं, फन फैक्ट, बल्कि ये कि आप इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो किताब में ये बातें लिखी हुई हैं कि आंखें बड़ी अच्छी होती हैं जी, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, साइज़ और डेप्थ परसेप्शन होती है, डायनामिक मोशन सेंसिटिविटी, ये ब्ला 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 ब्ला। ये बातें आप कॉमन सेंस से वैसे भी इन्फर कर सकते हो, आपको अगर लिखनी पड़ जाए। तो हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें कुछ अपने डिज़ाइन के अंदर फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अंदर अगर आप अपने सारी अटेंशन डॉट पे डालो ना, आप फिर भी एफ को, ए को, बी को, सी, डी सारा कुछ पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपकी सारी अटेंशन ए की तरफ है ना, आप ए पढ़ पाओगे, आप अपने पेरिफेरल विजन के अंदर ए के साथ बी भी नज़र आ रहा होगा, सी भी आ रहा होगा। लेकिन अगर आपका सारा ध्यान ए के ऊपर है ना, आप एफ वगैरह को कोई डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। तो इसकी वजह यह है कि आपकी आंखों के अंदर जो सेंटर वाले कोन्स होते हैं ना, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कोन्स लगे हुए सेंटर के करीब। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रेजेंट करनी है, आप उसको फोकल एरिया के करीब करीब रखोगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दूर कर दोगे। बड़ी ऑब्वियस बात है ये, लेकिन किताब में बड़ा मतलब बिना वजह का फैंसी बन के की हुई है। उसके अलावा एक और बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक सिंबल है। ये कुछ लोग इसको 13 पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको बी पढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप इसको साथ नंबर्स के रख दो, आपको कि हाँ डेफिनेटली 13 है। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे, आपको कि हाँ बी है। तो इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि अगर आपके पास कोई एम्बिग्यूअस शेप आ रही है, आप उनको रिलेटेड चीज़ों को एक साथ रखोगे, यूज़र को सोचना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर बंदे को सोचना पड़ेगा। तो आप इसीलिए रिलेटेड चीज़ें साथ रखते हो वगैरह, बड़ी ऑब्वियस बात है। अब उसके अलावा कुछ और चीज़ें कलर्स के बारे में, कि नियरली 8% ऑफ द मेल पॉपुलेशन और 1% जो है फीमेल पॉपुलेशन, वो कलर ब्लाइंड है। तो आप अपनी कलर चॉइस इस तरह के रखोगे कि जो मोस्ट कॉमन मसले आते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, जिसके अंदर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखोगे। इसकी सबसे प्रैक्टिकल जो पीस ऑफ एडवाइस है जो किताब में मैंशनड है, वो है कि ब्लू जो है ना, उसकी विजुअल क्वालिटी, डिसर्नेबिलिटी कह लो, जो मर्जी कहना है, कोई एक्विटी कह लो, एक्यूटी कह लो, जो मर्जी कहना, वो ब्लू को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ब्लू में नहीं डिस्प्ले करते, आप रेड में करोगे या ऑरेंज में करोगे, इस तरह से। तो उसके बाद है रीडिंग के ऊपर थोड़ी सी बात की हुई, कि उनकी बात का यहाँ पे मकसद ये है कि रीडिंग बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन है। आप एक एक लेटर को जोड़ के अपने दिमाग में नहीं सोच रहे होते कि यार ये कौन सा लेटर जुड़ के होता है। आपको बस कुछ पैटर्न्स आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली याद हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में कोई मसला नहीं होता। तो रीडिंग के दौरान दो आंखों के अंदर फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए हैं, एक है सैकेड्स और एक है फिक्सेशन। सैकेड्स बेसिकली होते हैं वेरी स्मॉल इंटरवल्स के अंदर बड़ी बड़ी जंप्स लगाना। मतलब आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, आप मतलब बिल्कुल स्लो फोकस करके नहीं पढ़ रहे होते, आपकी आंख कंटिन्यूसली डिस्क्रीट जंप्स के साथ मूव कर रही होती। तो ये तब होता है जब आपका दिमाग कह लो रिकग्निशन मोड में है, आपको सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है आपको समझ नहीं आती है, कोई अनएक्सपेक्टेड लिखी चीज़ नज़र आ जाती है, तो आपकी आंख उधर रुक जाती है थोड़ी देर। वो 100 से 500 मिली सेकेंड का इंटरवल हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। इनको फिक्सेशंस कहते हैं। और हमारी कोशिश होती है इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर कि आप ये दोनों चीज़ों के बारे में इंटेंशनली सोचो, कि आप मेजर करने की कोशिश करो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर टेस्ट ग्रुप्स के साथ, कि क्या मैं जहाँ पे चाह रहा हूँ यूज़र फिक्सेट करे वहाँ पे कर रहा है, या किसी और जगह पे बिना वजह कंफ्यूज हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा वर्ड शेप भी इंपॉर्टेंट है रिकग्निशन के लिए। अगर आप इस तरह का पिछला वाला बी दिखा दोगे, उनको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होएगी। और इसकी बेसिक टेक अवेज यही है कि आप अपने काम के अंदर मतलब फेमिलियर फॉन्ट्स रखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकग्निशन मोड में भाई का काम करे और इसको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो उसके अलावा ये है कि आप फिक्सेशंस जानबूझ के भी इंड्यूस कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि यूज़र अटेंशन दे। उसके अलावा ये बातें हैं कि कलर चॉइस आप इस तरह की रखोगे कि वो पढ़ सकते हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं कि आप वाइट के ऊपर ग्रे टेक्स्ट नहीं यूज़ करोगे। उसके अलावा आप नेगेटिव स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ये बेसिक सी बातें की हुई हैं। तो उसके बाद है हेयरिंग का टॉपिक। इसके अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, जिसका कोई इतना भी प्रैक्टिकल टेक अवे इन्होंने नहीं ड्रॉ किया हुआ। आपको पता ही है हेयरिंग किस तरह से काम करती है, हल्की फुल्की। आपको पता ही है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 के दरमियान होती है। फिज़िक्स में ICS में पढ़ा था। अब लाइक
इसका कोई मुझे प्रैक्टिकल टेक अवे नहीं मिला। इनके पिछले वालों के बारे में तो मैं सोच के बना लिया ना कि लाइक अच्छा विजुअल वाले के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ वगैरह, इसके बारे में सोचा मुझे नहीं कुछ समझ आई। इसी तरह से टच है, वैसे आई है लेकिन मैं वो बाद में टच के साथ ही बात करूँगा। टच है, उसके अंदर ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनकी प्राइमरी सेंस टच होती है। तो आपके पास ये एक और तरीका है अपने यूज़र्स का की मार्केट बढ़ाने का, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने इनपुट आउटपुट के लिए। और इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है बिना वजह की जो मेरा नहीं ख्याल है कहीं यूज़ होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक है किनेस्थीसिस, वो है आपकी अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात की हुई है, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स। वो टेम्परेचर, पेन, प्रेशर आपके सामने ही है। ये इतना कोई यूज़फुल नहीं है, पता नहीं क्यों बिना वजह इस कोर्स में डाला हुआ है। अब प्रैक्टिकल टेकअवेज पे वापस आते हैं। हेयरिंग और टच के टॉपिक से हमें क्या पता चलता है? यही है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी पूरी ऐप विजुअली बेस्ड है, तो आप कोशिश करोगे कि आप इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि जिन लोगों के लिए लेट्स से जिन लोगों की आई साइट बहुत वीक है या वो कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उन लोगों के लिए इस तरह के इंटरफेसेस बहुत अच्छे रहते हैं, उनको आदत होती है इस तरह के इंटरफेसेस की। तो आप इसका ये प्रैक्टिकल टेक अवे बना लो अगर बनाना ही है। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपने सोचते रहना जब भी आपको कोई केस स्टडी आए। उसके अलावा रिएक्शन टाइम की बात की हुई है। अगर आप चाहते हो कि कोई मैसेज बस थोड़ी देर के लिए आए और फिर चला जाए, तो आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा कि एक एवरेज इंसान का रिएक्शन टाइम कितना होता है। तो विजुअल के लिए 200 मिली सेकेंड्स है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मुझे एक अच्छी लगती है, ह्यूमन बेंचमार्क एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप अपना रिएक्शन टाइम मेजर कर सकते हो। अगर मैं अभी करूं आपके सामने, तो ये मेरा 246 आया है इस बार। मैं ज़्यादा गौर से करूँ तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन इतना ही होता है आपका रिएक्शन टाइम। तो इसको मेजर करने के लिए ना कि कितनी देर में यूज़र रिएक्ट कर सकता है एक सडन पॉपअप के साथ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फिट्स लॉ से। अब मुझे इसका कोई यूज़ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। ये जो टी है, ये बेसिकली टोटल टाइम फॉर रिएक्शन है। डी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एस है साइज ऑफ टारगेट। अब ये मैं माउस की बात कर रहा हूँ प्रॉबेबली, कि आपकी उंगली से माउस कितना दूर है वगैरह, और कुछ पता नहीं, शायद ये विजुअल के लिए या यूआई के लिए उन्होंने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। और ए और बी जो है वो रिग्रेशन के कांस्टेंट समझ लो आप, कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जब इन दो वेरिएबल्स के बीच में log ऑफ डी बाई एस प्लस वन और टी के बीच में एनालिसिस किया, तो उनको पता चला ये ए और बी के कांस्टेंट सामने आ रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे ये फाइन ट्यून किए गए और सेट कर दिए गए रिग्रेशन की तरह। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद आ जाती है बात मेमोरी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले वाले थोड़े से फालतू थे। इसके अंदर बात आती है, सबसे पहले जो बातें हैं वो है सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आप खाली स्क्रीन के राइट पे ही देखो बेशक। तो सेंसरी मेमोरी की जो टाइप्स होती हैं ना, उन्होंने बताई है आइकॉनिक, एक्ोइक और हैप्टिक। आइकॉनिक होती है कि आपने जो इमेज देखी थी वो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए जो पड़ी हुई है। उसके अलावा एक्ोइक आवाज़ होगी, हैप्टिक आपकी वो फिजिकल फील, वाइब्रेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये आपकी सेंसरी मेमोरी में होती हैं। अगर आप इसके ऊपर गौर करो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, और अगर आप इसके ऊपर रिपीटेडली रिकॉल करते रहो, रिपीटेडली अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ रिट्रीव करो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब वापस आ जाते हैं लेफ्ट पे। तो रिट्रीवल जो है उसके अंदर दो किस्में आ जाते हैं, रिकॉल और रिकग्निशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। रिकॉल बेसिकली ये है कि आपको एफर्ट के साथ याद करना पड़ रहा है, और रिकग्निशन ये है कि आप सोचे बिना बस आगे चलते जा रहे हो और आपके दिमाग में खुद ही चीज़ें आती जा रही हैं। जैसे वो सैकेट्स और फिक्सेशंस वाली बात की थी हमने पहले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहोगे कि आपके यूज़र सारी चीज़ें खुद ही रिकग्नाइज कर लें, ताकि उसके काम जल्दी हो जाएं और उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बात आ जाती है फॉरगेटिंग की, कि लोग चीज़ें भूलते कैसे हैं। तो वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता डिके हो जाता है और कभी कभी इंटरफेरेंस आ जाती है, कोई नई चीज़ आके रिप्लेस कर देती है। ये वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एपिसोडिक वर्सेस सेमेंटिक मेमोरी। तो आपकी जब कोई चीज़ सेंसरी से शॉर्ट में गई, शॉर्ट से लॉन्ग में गई, वो होगा कि अच्छा ये हुआ था। ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप HCI के लेक्चर में बैठे होते हो, आपको याद होता है कि ये हुआ था, कि ये टॉपिक सर ने बताया था, ये इस तरह से होता था, हम अभी बात जो कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको जाके थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो जाके आप उसके बारे में कोई प्रैक्टिकल बात निकाल सकते हो। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये कि अभी ये जो हेयरिंग वाला टॉपिक था,
ये वाली बातें कि यार क्लास के अंदर ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, ये चीज़ें हैं मेरी वो सिक्वेंशियल मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी। जबकि सिमेंटिक मेमोरी है कि अच्छा इससे मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, क्या फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड मुझे इससे पता चलता है। ठीक है, तो अब मेमोरी को मॉडल करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, उनमें से एक है सेमेंटिक वेब। तो आप अपने जब लॉन्ग टर्म मेमोरी को विजुलाइज करने की कोशिश करो या मॉडल करने की कोशिश करो एक एवरेज इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी को किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है, एक ग्राफ सा जिसके अंदर ज़्यादा सी डायरेक्टेड एजेस जा रही हैं। तो आप अपने, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना, तो अभी उसकी केस स्टडी में बाद में आते हैं, अभी मैं खाली मेमोरी के ऊपर ही रहता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं। तो ये एक मॉडल है लॉन्ग टर्म मेमोरी को समझने के लिए। ठीक है, कि बंदा डॉग का नाम सुनता है, उसका दिमाग एनिमल पे जाता है, उसकी कुछ ब्रीड्स पे जाता है, और उसको पता उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स दिमाग में आती हैं। तो आप उससे फिर एनिमल से कुछ और निकलता है, उधर से कुछ और निकलता है। अब आप कहोगे यार ये बस एक फैंसी सा तरीका है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें मॉडल की गई मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए, और उनसे पहले एक चीज़ के बारे में सवाल पूछा और दूसरा किसी और चीज़ के बारे में, लेट्स से डॉग का टॉपिक दिया था शुरू में, और उससे इमीडिएटली अगला जो टॉपिक था वो कोई चार्ली ब्राउन का था। तो जैसे बीएफएस के अंदर टाइम लगता है, डीएफएस के अंदर टाइम लगता है ना दूर वाली चीज़ तक, उनको ज़्यादा टाइम लगा था इन वाली चीज़ों के बारे में जवाब देने के लिए एज अपोज टू इन वाली चीज़ों के बारे में जवाब देते हुए। तो ये आपको बड़ा लग रहा होगा कि बड़ा ओवरली लाइक स्यूडो इंटेलेक्चुअल बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी खाली इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट की जाती, बल्कि इस तरह से भी की जा सकती है। फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस कह लो इसको। और वो ये है कि आपके पास अगर कोई एंटिटी है, उसको एक कार्ड की तरह समझो, उसके अंदर कुछ फिक्स्ड क्वालिटीज़ होंगी, कुछ डिफ़ॉल्ट होंगी और कुछ वेरिएबल होंगे। कुछ डिफ़ॉल्ट, कुछ वेरिएबल्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इस तरह से समझ लो। तो आप इस तरह से भी मेमोरी को मॉडल कर सकते हो। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं जो आप बार बार परफॉर्म करते हो, उसको आप स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको ये लग रहा होगा यार बड़ा अजीब काम है कि क्या हम बेसिक सी चीज़ों को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बड़ी सिंपल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आगे चलने से पहले एक आखिरी बस बात रह गई है, वो कंडीशन एक्शन रूल्स। आपके दिमाग में कुछ इस तरह के रूल्स भी हैं कि अच्छा अगर ये हो रहा है मैंने ये करना है, तो वो बस सबकॉन्शियसली खुद ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन कॉग्निशन को मॉडल करने के लिए ये जो सारी हमने बातें की हैं। तो अब इसके प्रैक्टिकल टेकअवेज पे अपना आते हैं। हमें पता है कि सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। अब इससे क्या कर सकते हैं, मैं यूआई बना रहा हूँ, मुझे क्या है इससे? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये काम करोगे कि आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होगी ना आपके यूज़र ग्रुप की, उसके ऊपर फोकस करोगे कि उसको बाय रेपिटेशन क्या क्या चीज़ रट गई हुई है जिसके लिए उसको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपने कोई कंप्लीटली नया किस्म का इंटरफेस है जो कभी भी नहीं बना हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी पहले सॉल्व नहीं हुई हुई, लेट्स से आप पहले इंसान हो दुनिया के जिसने कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बनाना, तो आपके लिए एक यूनिक चैलेंज आ जाता है जिसके अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर क्या है। और अगर आप खाली तुक्कों की बेसिस पे चलो ना, तो फिर वो अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा, वो कोई नहीं यूज़ करेगा। तो ये ज़्यादा यूज़, ये जो हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं, ये सारा कुछ यूज़ ही तब होता है जब आप कोई बहुत ही नया किस्म का सिस्टम बना रहे हो। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये उसके लिए। अब आगे बात आ जाती है रिकग्निशन और रिट्रीवल वाली बात के ऊपर। तो वो यही है कि हमें पता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन कि जो एक नया यूज़र आता है, अगर उसको थोड़ा सा भी सोचना पड़ गया ना, तो वो पता नहीं क्या स्टैट था कि वो लाइक पहले 5 सेकंड खाली आपकी वेबसाइट पर रहता है, फिर वो कभी वापस नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कुछ स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया। उसके अलावा मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस की मैं काफ़ी बात कर रहा था। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है ना, जिसके लिए मैं कोई वेब पेज बनाने वाला हूँ लेट्स से, तो मैं कहूँगा अच्छा इस वेब पेज का पर्पस क्या है। अब मैंने पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो मैं उस पर्पस का सिमेंटिक वेब बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं उधर से जाता जाऊँगा कि अच्छा क्या चीज़ किधर होनी चाहिए वगैरह, इस तरह से। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक लॉगिन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब मैं जब लॉगिन का लफ्ज़ बोलता हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले साइन अप आता है, उसके अलावा यूज़र नेम पासवर्ड वाली फील्ड्स आती हैं, और फिर फॉरगॉट पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड के नाम से याद। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा सिंपल सा सिमेंटिक वेब मैंने बना लिया। अब
आप इस इधर देख सकते हो कि लॉगिन की बात जो पर्सनली मैंने अपने आप को मॉडल किया है, मैंने किसी और की राय नहीं ली इसमें, हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर इस ऑर्डर में ये चीज़ें आती हैं। तो लॉगिन के डायरेक्ट चिल्ड्रन है साइन अप और फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब अगर मैं लॉगिन के पेज में जाता हूँ ना, सबसे पहले मुझे ये दो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर क्या चीज़ है, एक्चुअल लॉगिन के रिलेटेड चीज़, ना कि साइन अप का बटन, तो आप वो चीज़ पहले रखोगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताती है आपने एक डिज़ाइन अगर कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ पहले नज़र आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में नज़र आनी चाहिए। अब फॉरगॉट पासवर्ड है, मुझे बड़ी देर बाद जाके याद आया था, या फिर स्टे लॉग्ड इन वगैरह वाली फीचर जो है, ये वाली चीज़ें मुझे बाद में जाके याद आई थी, इसलिए मैं इनको एक ऐसी जगह पे रखूँगा जो एक नया यूज़र आता है ना, उसको भी बाद में नज़र आए। तो उसकी एक अच्छी एग्जांपल है फेसबुक का, अगर आप लॉगिन वाला पेज देख लो, उसके अंदर बड़े सेपरेशन के साथ पहली विजुअल एलिमेंट ये फील्ड्स और लॉगिन का बटन, और दूसरी विजुअल एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट न्यू अकाउंट। तो इन दो चीज़ों की तरफ सबसे पहली बार बंदे की नज़र जाती है, और ये वही दो चीज़ें हैं जो आपके BFS के लेवल 1 के ऊपर आती हैं। उसके बाद ये फॉरगॉटन पासवर्ड मुझे भी बाद में जाके आया था, यूज़र्स भी कम यूज़ करता है, इसीलिए इसको एक कम बार देखे, मतलब लेट देखे जाने वाली जगह पे रखा गया। तो आप अपनी UI के बारे में इस तरह के कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लेते हो बेस्ड ऑन दीज मेमोरी मॉडल्स, कि एक यूज़र आएगा उसके दिमाग में क्या होगा, आप उस तरह की चीज़ें मॉडल कर सकते हो। इसके अलावा रोल ऑफ रिकग्निशन क्या है, लेट्स से आपके पास एक वेबसाइट है बड़ी फैंसी सी, वो कोई जापानीज़ कॉमिक बुक वगैरह के लिए, और आपको पता है ये जापानीज़ राइटिंग टॉप टू डाउन होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। तो वो बंदा थीमिंग के चक्कर में ना कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ना लॉगिन का बटन इस तरह से बना दूंगा और वर्टिकल टेक्स्ट फील्ड डाल दूंगा यूज़र नेम और पासवर्ड के। तो अब मैं ये खोलता हूँ और दूसरी तरफ मैं खोलता हूँ एक नॉर्मल यूज़र नेम पासवर्ड वाला फॉर्म, तो कौन सा ज़्यादा मेंटल एफर्ट ले रहा है समझने में कि क्या करना, तो वो लेफ्ट वाला है। तो नेचुरली मेरा यूज़र एक्सपीरियंस राइट वाली साइड पे बेहतर होएगा, क्योंकि मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में कम लोड होएगा। अभी तो खाली लॉगिन की बात हो रही है, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है, ये तो मैं बड़ा फेमिलियर हूँ, लेकिन अगर यही आप एक ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप कम से कम उससे मेंटल एफर्ट करवाओ। तो ये बातें आ जाती हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को मॉडल करते हैं, इसलिए इन चीज़ों के अंदर इतनी डिटेल में जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब आगे टॉपिक है थिंकिंग का। रीजनिंग की 3 किस्में हैं, डिडक्शन, एबडक्शन, इंडक्शन, आपने AI में भी पढ़ी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजी और जिस्टॉल्स थ्योरी, ये वैसे ऑनेस्टली फालतू है, मेरा नहीं ख्याल है कहीं भी रेलिवेंट होएगा। जिस्टॉल्स थ्योरी बस यही कहती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग खाली थ्रू एनालॉजी नहीं करते, बल्कि आप 2 किस्म की मैकेनिज्म्स यूज़ करते हो, प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वो है जिसके अंदर आप एनालॉगस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो और उसके रेफरेंस से कुछ सॉल्व कर रहे होते हो, और प्रोडक्टिव होते हैं इसके अंदर आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के रेफरेंस से नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट सेट के लिहाज से रैंडम चीज़ें ट्राई करते हो, हिट एंड ट्रायल करते हो, और उसकी बेसिस पे रिजल्ट निकलता है। तो हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्यों आ गए हैं, क्योंकि अगर कोई यूज़र है वो फंस गया किसी चीज़ में, उससे उसका कोई गोल है जो आपका इंटरफेस डायरेक्टली अलाउ नहीं करता, इनडायरेक्टली अलाउ करता, तो अब आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह व्यू कर सकते हो। तो हम अपने मोस्ट कॉमन टास्क को ना प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट करेंगे, और हम कहेंगे मैं एक नया यूज़र हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे कौन सी वर्क फ्लो ऐसी बनानी चाहिए कि यूज़र कम से कम क्लिक्स के अंदर उस चीज़ को कंप्लीटली कर ले। तो ये उसकी एक एग्जांपल है, आगे बड़ा सिंपल बात है, इसमें कुछ है नहीं सोचने वाला। आगे कुछ और छोटी मोटी बातें हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, स्लिप्स वर्सेस मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हैं जो रॉन्ग इंटेंशन, स्लिप्स हैं राइट इंटेंशन, लेकिन एग्जीक्यूशन में छोटा सा मसला आ गया, कोई हल्का फुल्का कि माइनस का साइन नहीं देखा लेकिन आपने फॉर्मूला सही लगाया था वगैरह। इमोशंस आ गए, पॉजिटिव जब होते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है, नेगेटिव जब होते हैं नैरो थिंकिंग होती है, तो आपने इसीलिए आप कम से कम प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह करवाओगे, कम से कम रिकॉल करवाओगे, बल्कि आप रिकग्निशन वगैरह बस चाहते हो कि ऑटो पायलट पे लोग लगे रहें। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो पर्सन टू पर्सन कुछ चीज़ें वेरी करती हैं उनके, तो ये सारी बातें आ जाती हैं, इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है, ना ये इतना पेपर के लिए रेलेवेंट है। अब आ जाता है अगला चैप्टर, वो है बुक 1 का चैप्टर 4। अब मैंने पहले भी बात की थी, ये दोनों का बड़ा ज़्यादा ओवरलैप है, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर वही बताई हुई जो पिछली बुक ने बताई हुई थी, तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो उसमें नहीं बताई हुई। तो सबसे पहले बात आ जाती है कॉग्निशन मॉडल की। अच्छा, अब मैं ना मॉडल और फ्रेमवर्क का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
दोनों के अंदर क्या कॉमन है क्या डिफरेंट है। तो मॉडल आपका जो होता है और फ्रेमवर्क होता है, कॉग्निशन की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मॉडल आपको बताता है ये जो फिनोमेना है ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसके अलावा ये उसको कैटेगराइज कर सकता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्रिएट कर देगा कि इस किस्म की कॉग्निशन होती है। ये मॉडल की चीज़ें हैं। जबकि फ्रेमवर्क जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा, डेफिनेशन से ज़्यादा फोकस करेगा एनालिसिस के ऊपर, कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली किस तरह से समझ सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो बड़े सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मैं ये दोनों टर्म्स डिफरेंटली इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कॉग्निशन मॉडल्स की बात है, जिसके अंदर डोनाल्ड नॉर्मन का मॉडल आता है और कानेमन्स का मॉडल आता है। तो डोनाल्ड नॉर्मन का मॉडल है एक्सपीरियंशियल और रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन का। उसके अंदर वो कहता ये है कि एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन वो होती है जो एफर्टलेस होती है, जो आपके परसेप्शन और नेचुरल रिएक्शंस वगैरह से रिलेट करती है। जबकि रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन होती है एफर्टफुल जजमेंट, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग। बड़ी सिंपल बात है, जिसके अंदर आपको थोड़ा बैठ के सोचना पड़ा है, वो वाली बात है। अब एग्जैक्टली यही चीज़ उसने भी की हुई है कानेमैन ने, कि फास्ट और स्लो थिंकिंग होती है। बस फ़र्क ये है कि कानेमैन ने ना बात ही खाली एफर्ट के ऊपर की है, जबकि नॉर्मन एफर्ट के अलावा भी बात कर रहा है। तो उसको थोड़ा डिफरेंट थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक एग्जांपल है। ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं 2+2 और 21 × 29, इन दोनों प्रॉब्लम्स को नॉर्मन कहेगा रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आप मैथ कर रहे हो, आपको थोड़ी देर ना अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ना कि ये कोई नेचुरल आपने रिएक्शन दिए। जबकि कानेमैन ये कहेगा कि 2+2 फास्ट थिंकिंग है और बी जो है 21 × 29 वो स्लो थिंकिंग है। तो इनके अंदर बस यही थोड़ा सा फ़र्क है, वरना बेसिकली बात एक ही कर रहे हैं दोनों। उसके बाद है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। तो इंसान के क्या बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, बड़ी सिंपल बात है, इनके ऊपर मैं पहले भी कहा था बात हो चुकी है, तो इनके ऊपर इतनी बात नहीं करनी हमने। अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, लर्निंग है, रीडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, इसके ऊपर बात हो चुकी भी है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधा आते हैं कि इस किताब के अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो उस वाली से कैसे डिफरेंट है। इस किताब में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई थी प्रैक्टिकली। वो थी कि आप अगर चाहते हो ना फास्टर कॉग्निशन हो, तो आप नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लाओगे, आप टेबल्स में प्रेजेंट करोगे और आप बॉर्डर्स डालोगे अनरिलेटेड चीज़ों के बीच में। उसके अलावा ये कहता है कि इंटरैक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है, कि आप अगर यूज़र से खुद क्लिक और ड्रैग करवाओगे ना, तो वो बेहतर है एज अपोज टू कि उसके सामने एक बड़ी सी टेक्स्ट वॉल डाल दो कि आपका पहला स्टेप ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इंटरैक्ट करवा करवा के सिखाओगे कि आप अपनी यूआई के ट्यूटोरियल में इस तरह से डालोगे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा ये मेमोरी एड के ऊपर भी फोकस करता है कि अगर यूज़र कोई फीचर भूल जाता है तो उसको दिखा दो खुद ही। मतलब अगर इतना टाइम गुजर गया, आपको लग रहा है कि वो इस चीज़ को ढूंढ रहा होगा, तो खुद ही दिखा दो किसी तरह से, अपने कोड में कोई टाइमर डाल दो। उसके बाद है मल्टीटास्किंग बुरी होती है, और बस यही है इसमें। अब इन चीज़ों के बाद इस किताब में कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स का टॉपिक। अब जैसे मैंने पहले बात की थी, मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स डिफरेंट होते हैं। मॉडल्स थे इनको कैटेगराइज करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए, जबकि फ्रेमवर्क्स हैं उनको उनके इन चीज़ों का एनालिसिस करके प्रैक्टिकल चीज़ें निकलवाने के लिए। तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स जो हम पढ़ेंगे वो हैं सबसे पहले मेंटल मॉडल्स। तो मेंटल मॉडल्स का जो आइडिया है वो ये है कि हर इंसान का हर चीज़ के लिए एक मेंटल मॉडल होता है, कि अच्छा अगर मैंने एक पेपर देना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और मेरे इस आउटपुट का दुनिया पे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा और दुनिया इस तरह से चेंज होएगी। इस तरह की चीज़ें। और काफ़ी बार उनके मेंटल मॉडल्स मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो काफ़ी बार लोगों का पूरा दुनिया को देखने का तरीका किसी हद तक स्क्यूड होता है। कोई भी बंदा फुली एक्यूरेटली दुनिया को परसीव नहीं कर सकता। तो इसके प्रैक्टिकल टेक अवेज क्या हैं, हम यूआई पढ़ रहे थे, फिलॉसफी में कहाँ से आ गए हैं। तो वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फो प्रेजेंट करोगे, आप कम से कम असम्पशंस रखोगे यूज़र के बारे में, और आप क्लियर और इजी टू फॉलो न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस रखोगे। उसके अलावा आप अफोर्डेंसेस डालोगे। अफोर्डेंसेस क्या होती हैं, पहले भी बात हुई थी। अफोर्डेंसेस यही है कि आप यूज़र को याद करवाओगे कि मेरे सिस्टम में ये भी फीचर है और वो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आते हैं थोड़ी देर बाद। आगे बात है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन के। ये दूसरा मॉडल है, कॉग्निटिव मॉडल, और ये बेसिकली फोकस करता है कि अगर एक यूज़र है उससे कुछ नहीं हो रहा तो क्या हुआ होगा। तो
ये बेसिकली ये स्टेट करता है कि दो पॉसिबल चीज़ें हुई होंगी, या गल्फ ऑफ एवेल्यूशन आया होगा या गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन आया होगा। तो गल्फ ऑफ एवेल्यूशन ये है कि यूज़र को पता नहीं चल रहा कि मशीन कर क्या रही है इस वक्त, किस स्टेट में है। तो इसकी एक एग्जांपल जे सेक्शन के क्विज़ में आई थी, और जे सेक्शन के क्विज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कोर्स कोऑर्डिनेटर उस सेक्शन को पढ़ाते हैं, उन्होंने क्विज़ बनाया और कोर्स कोऑर्डिनेटर की मर्ज़ी से ही काइंड ऑफ पेपर बनना है। तो ये एक अच्छा रेफरेंस मिल गया हमें। लेट्स से आपके पास एक फ़ाइल अपलोड की फील्ड है, आप फाइल अपलोड का बटन दबाते हो और कुछ भी नहीं होता। तो अब ये जो है ये गल्फ ऑफ एवेल्यूशन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने जो फाइल अपलोड की है वो अपलोड हो रही है, हो गई है या नहीं हुई। तो ये गल्फ ऑफ एवेल्यूशन है। तो आप अपनी यूआई ऐसे रखोगे कि कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहे। तो आप एक रिंग डाल दोगे यहाँ पे जैसे जैसे अपलोड हो रही है, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा आप उसको एक टेक बना दोगे। तो ये हो गया आपका गल्फ ऑफ एवेल्यूशन सॉल्व काइंड ऑफ। ज़रूरी नहीं है, अभी हम उसकी डिटेल में आएंगे। उसके अलावा एक है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। वो ये है कि आपका सिस्टम ठीक है लेकिन आपके यूज़र का कुछ ज़्यादा ही स्किल इशू है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो किस तरह से वो काम कर सकते हैं सिस्टम को इस्तेमाल करके। तो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर एक अगर एग्जांपल देखें तो वो ये है कि ये रॉकेट लीग की एग्जांपल है, गेम है। उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी उल्टी हो जाती है तो ये काइंड ऑफ स्केल इशू है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से वापस ठीक करनी है। लेकिन अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा देर आपकी गाड़ी उल्टी रहती है ना, तो गेम खुद ही एक रिमाइंडर आपको दे देती है कि आप इस तरह से कर सकते हो इसको सॉल्व। तो ये एक सोल्यूशन है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन का। और अब हम गल्फ ऑफ एवेल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो काफ़ी बार लाइट्स होती हैं, मतलब मेरे वेबकैम के अंदर यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट्स इंडिकेट करती हैं कि पावर्ड ऑन है और एक्टिव है। ग्रीन का मतलब है कि करंटली वीडियो स्ट्रीम कहीं जा रही है, रेड का मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। माइक्स के अंदर भी होती हैं, हर किस्म के कंप्यूटर डिवाइस में होती है। अब एक आर्टिकल था जो हमारी किताब रेफरेंस कर रही थी और वो बहुत फेमस था। बेसिकली ये है कि ये तो बड़ी ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि यार आप इस तरह से लाइटें डाल दो, इस तरह से लोडिंग स्क्रीन डाल दो, लेकिन काफ़ी बार ये भी इनफ नहीं होता। तो इन्होंने ना विंडोज़ 10 की एग्जांपल दी हुई है कि विंडोज़ 10 के अंदर ब्लूटूथ का जो सेटिंग्स का पेज है, आप वो खोल के बैठे हुए हो। अब एक बंदा है वो एक नई डिवाइस लेके आया, वो 1 घंटे ना बस देखता रह गया कि यार क्या ये डिवाइस की कंपैटिबिलिटी का मसला है मेरे कंप्यूटर के साथ, या डिवाइस ख़राब आई है, और वो देख ही जा रहा है और उसको ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर वो शो ही नहीं हो रही। अब उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे ऑफ का बटन यहाँ पे हुआ हुआ है सिलेक्ट। अब आप किस तरह से उसको मैक्सिमली विजिबल बनाओगे कि अगर इसका यूआई थोड़ा बेहतर होता ना, तो यह है कि सबसे पहले बड़ा सा बस यही नज़र आ रहा था कि ऑन है या ऑफ है, जबकि इसके अंदर एक ऐसा एसेट यूज़ हुआ है जो काइंड ऑफ ब्लेंड इन कर जाता है बकाया सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये मुझे तो बड़ी ऑब्वियस लग रही है बात, और आपको भी लग रही होगी यार नहीं इतना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जो HCI की जब हम बात कर रहे होते हैं, हम खाली टेक्निकली इन्फॉर्म्ड यूजर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं अनएजुकेटेड लोग भी हैं, सारे हैं जिन लोगों को कंप्यूटर की नहीं आदत है, बूढ़े लोग भी, सबको देखना होता है। तो आप अगर एक सिस्टम बना रहे हो, उसकी इंटरफेस बना रहे हो, आपने सबको देखना ताकि आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हो सके। तो उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन की, कि ज़रूरी नहीं है कि खाली आपका सिस्टम के अंदर कोई बहुत ऑब्वियस गलती हुई तो ही गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन है। गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन तब भी हो सकता है अगर आपका इंटरफेस एक एवरेज इंसान के लिहाज से बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कुछ लोग फिर भी गलती कर रहे हैं, तो वो फिर भी गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन का फिनोमेना हम देख रहे हैं और उसको सॉल्व किया जा सकता है। चाहे वो एक ऐसा मसला हो जो मतलब आप कहोगे यार इतना भी मसला नहीं है, मतलब हमारी गलती नहीं है, यूज़र की गलती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी गलती है। आप बस चाहते हो कि आपका यूज़र बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस ले, चाहे वो लाइक बहुत ही रिटार्डेड भी हो तो भी। यही है। उसके अलावा एक और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क आ जाता है, वो है माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। अब ये वाला जो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, इसके अंदर वो कहता है कि हर चीज़ जो है ना आपकी कॉग्निशन के अंदर, वो इनपुट आउटपुट है और आप ना बस एक प्रोसेसर हो। उसके अंदर सबसे पहले इनपुट इनकोड होती है, फिर कंपेयर होती है, फिर उसकी बेसिस पे रिस्पॉन्स सिलेक्शन होती है, फिर रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन होती है, और फिर आपकी आउटपुट आती है। अब ये वाली जो बातें आप साइकोलॉजी वाली बातें सुन के ये कहते हो यार क्या बकवास में सुन रहा हूँ, मतलब मुझे क्या, मैं यूआई बनानी है। तो ये क्यों रेलेवेंट है, क्यों यहाँ पे यूज़ होता है? तो बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर इस तरह के फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हर्डल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हमारे यूजर्स जो हमारे लिए ऑब्वियस है। ठीक है,
आपके टीए के साथ प्रॉब्ली ऐसे हुआ होगा कि आपके पूरे ग्रुप को लग रहा होगा कि यार ये मैंने बिल्कुल सही डिज़ाइन बनाया, लेकिन आपका टीए कह रहा होगा कि नहीं यार ये तो बड़ा गलत है, ये वगैरह इस तरह से है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही रह रहा है। चाहे आपको कोई चीज़ ऑब्वियस लगती है, ज़रूरी नहीं है कि बकाया सबके लिए हो। तो प्रोसेसिंग के अंदर क्या मसले आ रहे हैं उसकी डिटेल स्टडी के लिए इस तरह के फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये उन तरह के सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और अनफेमिलियर हैं। ठीक है। उसके बाद आखिरी तीन बहुत सिमिलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सटर्नल और एम्बॉडीड। और इन तीनों का कहना यही है कि आपकी जो कॉग्निशन है ना, वो बस उस प्रोसेस को कॉग्निशन कहा जाता है जिसके अंदर आप आउटसाइड वर्ल्ड की कोई इंफॉर्मेशन इंटरनलाइज कर रहे हो, ये कॉग्निशन है बस। खैर बस नहीं, लेकिन वो फोकस उसके ऊपर करता है, मतलब अपने एनालिसिस के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर बस ये फ़र्क है कि वो फोकस करता है इंटरेक्शंस विद पीपल के ऊपर, एम्बॉडीड करता है इंटरेक्शंस विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, और एक्सटर्नल कॉग्निशन बात कर रहा होता है कि आप अपनी कॉम्पिटेशनल ऑफलोडिंग कर लो, मतलब आप अपने दिमाग के अंदर नहीं सोच रहे, आप कहीं लिख के रख रहे हो ताकि आपको ना करना पड़े, या आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, वो आपको सॉल्व करके दे रहा है। तो आप खुद नहीं खुद नहीं सोच रहे, आप किसी एड को इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कॉग्निशन को बेहतर करने के लिए। अब अगेन, ये मैं नाम रट रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इस प्रैक्टिकली? अगर आप एक मर्न स्टैक वेबसाइट बना रहे हो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप कल को कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो एक अनफेमिलियर चीज़ के लिए, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करते हैं। ये हो गया फ्रेमवर्क्स वाली बात सारी। अब अगला चैप्टर आता है, वो है द कंप्यूटर के नाम से। अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है, आपको पता है कि माउस क्या होता है, आपको पता है कीबोर्ड क्या होता है, तो इसके अंदर इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये मुझे बड़ा फालतू चैप्टर लगता है कि इसके अंदर लाइक शुरू में तो बस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही गिनवाए में। लेकिन इसके अंदर एक आध चीज़ रेलेवेंट है जो मेंशन की हुई है वो डॉक्यूमेंट के अंदर, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वाली, वो है पैराडाइम्स ऑफ इंटरैक्शन। किस तरह से इवॉल्व हुए, क्या थे पहले, क्या अब हैं। तो सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस, आपको पता ही है वो ब्लैक वाला। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब एक और है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। अब काफ़ी बार जब हम GUI सुनते हैं, मेरे दिमाग में विंडोज़ आ रही है कि जो इस वक्त मैं माउस आगे पीछे कर रहा हूँ, ये ग्राफिकल इस तरह से विंडो आ रही है, एट्सेट्रा। ज़रूरी नहीं होता कि ये GUI हो, बल्कि GUI का मतलब जो सबसे पहली वाली GUIs थी ना, उसके अंदर आपका पॉइंटर जो था वो आपके बस एरो कीज से आगे पीछे होता था, या पॉइंटर होता ही नहीं था, बस ग्राफिक्स होता था। CLI की जगह बस ग्राफिक्स आ गए। उसके बाद जाके डायरेक्ट मैनिपुलेशन आई थी, जिसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट नया लेके आया गया था। अब ये हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी AHCI के अंदर। डायरेक्ट मैनिपुलेशन से ये चीज़ हो जाती है वगैरह। मैं वो जो आर्टिकल के रेफरेंस दिया था इस वाले, इसके अंदर भी मेंशन किया हुआ था कि ना डायरेक्ट मैनिपुलेशन में ये चीज़ें सॉल्व कर देती है। वो खैर वो आगे चला गया था इस टॉपिक से, लेकिन उस बेसिकली समझा यह जाता है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन बहुत अच्छी चीज़ है, और वो गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन को भी ठीक कर देती है, क्योंकि वो यूज़र ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर देती है। उससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है चीज़ें वगैरह। सारे बज़वर्ड्स डाल दो, जो सारी चीज़ें इसके अंदर बिना वजह की रटी हैं वो बस बोलते जाओ, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बस शुगर है कि वॉइस, ये बकवास है, इसके अंदर कुछ नहीं देखने वाला। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं लाइक एक हाइपोथेटिकल परफेक्ट दुनिया में रह रहा हूँ तो क्या बताया जाना चाहिए था, जो बताने की थोड़ी सी कोशिश की गई है, लेकिन हमारे टीचर्स ने उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। वो है कि इंटरफेस डिज़ाइन की हिस्ट्री क्या है, कोई केस स्टडी बंदा लेके चला जाता है। एक एग्जांपल थी जो हमारे टीचर ने की थी, लेकिन मेरे ख्याल है सबने नहीं की। वो थी कि QWERTY का लेआउट क्यों है कीबोर्ड का। तो वो आपको पता ही है कि शायद आपको पता हो कि ओरिजिनल टाइप राइटर्स के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीज़ आपस में स्टक हो जाते थे, तो इसीलिए QWERTY का लेआउट बनाया गया ताकि वो स्टक ना हो। और जब कीबोर्ड बनाया गया, उन्होंने कहा लोगों को पहले ही आदत है इसकी, तो आदत वाली जो बात है इसके ऊपर एम्फेसिस डलना चाहिए। और वो यही है कि आप बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचते हो, आप यूज़र की करंट हैबिट्स के बारे में सोचते हो, और अगर आप एक नया सिस्टम भी बना रहे हो, नई हार्डवेयर भी बना रहे हो, तब भी आप उसकी पुरानी हार्डवेयर वाली आदतों को दिमाग में रख के डिज़ाइन करते हो ताकि वो यूज़ करें। उसके अलावा कुछ हार्डवेयर ट्रेड ऑफ्स वगैरह की बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं था। सर ने लिटरली बस एक लेक्चर में किया था और वो कोई भी नहीं सुन रहा था, बस बोर्ड पे स्टोरेज डिवाइसेस लिख दी थी हमने, और कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, शुगल था। उसके अलावा है बुक 1 का चैप्टर 7, वो है इंटरफेसेस के ऊपर। तो अभी तक हमने क्या बात की है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। हमने ह्यूमन की बात कर ली, हमने कंप्यूटर की बात कर ली, अब हम फाइनली कोर्स के ऊपर आ गए हैं इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेक्शन कैसे होती है, किसी इंटरफेस के थ्रू होती है। अब इंटरफेस की टाइप्स आपको पता ही हैं, CLI GUI।
अब उसके अंदर हम फोकस करेंगे विम्प के ऊपर। विम्प है विंडोज़ आइकॉन्स मेन्यूज़ और पॉइंटर्स, और पहला वाला हिस्सा है इसका बस इसी के ऊपर। तो विंडोज़ आइकॉन्स मेन्यूज़ और पॉइंटर्स जो हैं, ये तो विंडोज़ के अंदर आप देखते ही रहते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन इंटरफेसेस की 3 किस्में बताई हुई हैं उन्होंने। एक है सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसकी एक एग्जांपल है MS पेंट आपके सामने, ठीक है। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कोई टैब्स नहीं है उस तरह से कि मैं मल्टीपल फाइल्स खोल सकूं। जबकि अगर फोटोशॉप में खोलूँ ना, तो इसके अंदर मैं चलो फोटोशॉप जब तक खुल रहा है तब तक दूसरी की बात कर लेते हैं। टैब्ड डॉक्यूमेंट इंटरफेस, टैब डॉक्यूमेंट इंटरफेस की एक अच्छी एग्जांपल होगी गूगल शीट्स या एक्सेल, जिसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हो, और क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के अंदर ये एक अच्छी एग्जांपल है। इसके अंदर आप ये जो चीज़ है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो, और अब ये एक अपनी विंडो बन गई है, एक अपनी सब विंडो बन गई है, जिसको आप चाहो तो वापस डॉक कर लो, इस तरह की चीज़ें। तो ये बात हो गई। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वो होती है इसके अंदर सब विंडोज़ आ जाएं। टैब्ड आपको पता ही है, टैब्स की बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सको एट्सेट्रा। तो उसके बाद विम्प इंटरफेसेस के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, फील्ड्स होती हैं, बटन्स होते हैं, टैब्स होते हैं, आपको पता है सारा। विंडोज़ की टाइप्स क्या होती हैं, होती क्या हैं, ये बड़ी ऑब्वियस बातें की हुई हैं इन्होंने। मेन्यूज़ क्या होते हैं आपको तो पता ही नहीं, पॉइंटर्स का तो पता ही नहीं होगा। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फालतू बातें की हुई हैं कि AR VR भी कुछ होता है, वेब इंटरफेस क्या होते हैं, मोबाइल इंटरफेसेस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, अप्लायंसेस। बहुत बेसिक बातें हैं, कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। फिर से साउंड, जेस्चरल टच और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की बात कर दी हुई है। मल्टी मोडल इंटरफेसेस की बात की है कि आप एक पे ना रहो, मल्टीपल पे रहो। शेयर्ड इंटरफेसेस वो हैं जो आप एक वक्त में मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पूरा चैप्टर बड़ा फालतू था, इसके अंदर कुछ खास था नहीं, और हमारे टीचर ने भी इतना कोई खास फोकस नहीं किया। तो फिर हम आ जाते हैं बुक 2 चैप्टर 3 के ऊपर। अब ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरैक्शंस। तो इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले आपने कोई भी अगर सिस्टम इंटरैक्शन करनी है, आपका कोई गोल होगा कि आप क्या चाहते हो, करंट आउटकम क्या है, डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, ठीक है। अब उसको अचीव करने के लिए आप कोई इंटेंशन बनाओगे कि अच्छा मैं पहले ये कर लूँगा फिर ये कर लूँगा। अब उस इंटेंशन को थोड़ा और डिटेल में अगर हम ले जाएंगे किस तरह से करोगे, तो वो है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है। आप उस तरह से एक लिस्ट बना सकते हो, एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की। फिर आप उनको एग्जीक्यूट करते हो, और आप फिर देखते हो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, और उसको पहले परसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, वैल्यूएट करते हो। तो इसको काफ़ी लोग कहते हैं नॉर्मन्स एग्जीक्यूशन एवेल्यूएशन साइकिल, ठीक है। तो ये आपके सामने ही है, कुछ इसके अंदर समझाने वाला नहीं है। पहले 4 स्टेप्स को कहते हैं एग्जीक्यूशन, आखिरी 3 को कहते हैं वैल्यूएशन। तो शुगर ही है ये। अब एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा दी जाती है, और मेरा ख्याल है जे सेक्शन के क्विज़ में भी इस तरह का कुछ आया था। वो था कि आपने ना कोई सिचुएशन आपको दी होगी, आपने उसको मैप करना है डोनाल्ड नॉर्मन के 7 स्टेप्स के ऊपर। तो लेट्स से आपको सिचुएशन दी हुई है कि बाहर कोई आया है, तो फिर आपको जाके दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंटरैक्शंस की। तो इंटरैक्शन की आपको एक सिनेरियो दिया होगा, आपने उसको बस तोड़ के स्टेप्स के अंदर लिख दिया कि ये कौन सा डोनाल्ड नॉर्मन का स्टेप है। तो उसके अंदर सबसे पहले बात है गोल की। लेट्स से आपका गोल है आपने खाने के लिए या आप ग्रोसरीज़ के लिए पैसे विड्रॉ करना चाहते हो ATM से। तो आपकी इंटेंशन होगी विड्रॉ दिस मच फ्रॉम द ATM मशीन यूजिंग योर कार्ड। अब सीक्वेंस बड़ा ऑब्वियस है, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। अब याद रखने के लिए एक मेमोरी एड समझ लो, या ये मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हमने ये डिसाइड किया था किस तरह से याद रखना है, रट्टा मारना। देख लो अगर देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाता है अबाउट बील फ्रेमवर्क। अब इसको ना आप सुनोगे कि ये नॉर्मन्स एग्जीक्यूशन एवेल्यूशन साइकिल की एक्सटेंशन है, क्योंकि आप नॉर्मन की एग्जीक्यूशन एवेल्यूशन साइकिल के अंदर ये है कि आपके पास एक गोल है, एक सिस्टम है, उसके अंदर एवेल्यूशन एग्जीक्यूशन और ये लूप में लगा हुआ है, ठीक है। एसेंशियली ये हो रहा है, ये भी यही कहता है, लेकिन इसने ना बस उसको थोड़ा और डिटेल में कर दिया। तो ये कहता है सारा कुछ शुरू होता है यूज़र आर्टिकुलेशन के साथ। यूज़र कुछ करता है, बेसिकली इतनी सिंपल सी बात है कि कुछ करता है, उन्होंने बस नाम आर्टिकुलेशन दे दिया है कि उसने यूज़र ने सिस्टम की ज़ुबान में कुछ फरमाया टाइप शट, और ये आपकी इनपुट हो गई। उसके बाद
आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्शन परफॉर्म करता है, स्टेट चेंज होएगी। स्टेट चेंज होने की वजह से आपका सिस्टम की प्रेजेंटेशन चेंज होएगी, जिसकी वजह से यूज़र एक चेंज ऑब्जर्व करेगा और फिर वो कुछ नया आर्टिकुलेट करेगा। लिटरली बस यही है। अब इसके अंदर थोड़ी बातें आती है, पुअर आर्टिकुलेशन होती है, पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, पुअर प्रेजेंटेशन हो सकती है, पुअर ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इन 4 स्टेप्स के अंदर कहीं भी मसला हो सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सोच लो। पुअर ऑब्जर्वेशन हुई तो फिर वो फेलियर ऑन द यूज़र्स एंड है, और अगर पुअर प्रेजेंटेशन हो गई तो वो कह लो गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन हो गया और समथिंग इस तरह की चीज़ें कह लो, जो मर्जी कहना कह लो, फालतू कोर्स। अच्छा, अब आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने हर जगह बस बिना वजह घुसाते रहना, वो है ergonomics। ergonomics है स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन। तो 4 टाइप्स ऑफ ergonomics उन्होंने बताई हुई है, फिजिकल, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि किताब वाला भी कहता है यार इसके ऊपर पूरी किताब लिखनी पड़ेगी मुझे, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाने वाले, बस सरफेस लेवल बात करेंगे। तो ergonomic लेआउट्स की बात करता है वो कहता है कि आपकी जो लेआउट्स होने चाहिए ना, वो इस तरह के होने चाहिए कि मिनिमल बॉडी मूवमेंट के साथ सारा कुछ एक्सेसिबल हो। उसके अलावा आप सिमिलर कंट्रोल्स को ग्रुप टुगेदर कर दोगे, चाहे वो सिमिलैरिटी आप बाय फंक्शन कह रहे हो या बाय फ्रीक्वेंसी कह रहे हो, या आप कह रहे हो कि लेट्स से वो एक साथ दोबारा जाते हैं, मतलब पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, तो आप उनको साथ रख लोगे 1 2 3 4 टाइप। उसके बाद ये है कि क्रिटिकल डिस्प्लेज है वो हमेशा जहाँ पे यूज़र है उसका आई लेवल है उधर रखने चाहिए, और की बाइंड सेपरेशन रखनी चाहिए डिफरेंट किस्म की चीज़ों के लिए। ये ना हो कि आप यस दबाना चाह रहे हो, आपसे गलती से नो दब जाए, क्योंकि यस और नो के बटन दोनों बिल्कुल साथ हैं और कोई इतना फिजिकल डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद है ergonomical environments, और वो है कि आपको अगर आप एक ऐसी चीज़ में यूज़र बैठा होगा तो फिर उसका बॉडी साइज कंसिडर करना है, ये फालतू बातें हैं। उसके बाद है कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ इश्यूज़। वो फिज़िकल पोजीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, लाइटिंग क्या है, नॉइज़ क्या है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो, बहुत बेसिक बातें हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स इन कलर चॉइस। कलर चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि उसको कम से कम सोचना पड़े। ये सारी बातें एक ही की हुई हैं बार बार, ठीक है, लेकिन आपने ये टर्म हर जगह बिना वजह जहाँ भी मौका मिले घुसा देनी है, एर्गोनॉमिक्स की। अच्छा जी, तो आगे बात है इंटरैक्शन डिज़ाइन की। अब इंटरैक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर हमारे 4 फेजेस होते हैं। एक होता है डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप और डिलीवर। तो डिस्कवर के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नैरो डाउन करना शुरू करते हो, तो इसलिए ये आप पहला डायमंड देख सकते हो। फिर आप किसी जगह पे कन्वर्ज करते हो कि ठीक है ये मेरा डिज़ाइन होगा, फिर आप उसको डेवलप करना शुरू करते हो, उसके पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन के तरीके डिस्कवर करते हो, फिर आप फिर से नैरो डाउन हो जाते हो और आप एंड पे एक वर्केबल सोल्यूशन पे आ जाते हो। ये डबल डायमंड डिज़ाइन प्रिंसिपल है। अब आगे बात आती है डैन सैफर्स 4 डिज़ाइन अप्रोचेस। अब डिज़ाइन अप्रोचेस के अंदर उन्होंने बात की हुई है यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, एक्टिविटी सेंट्रिक डिज़ाइन, सिस्टम्स डिज़ाइन और जीनियस डिज़ाइन। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन के अंदर आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और गोल्स को देखते हो। एक्टिविटी ये आपके सामने टेबल देख लो, मैं इतनी बेसिक बात नहीं बार बार बताने वाला, ठीक है। एक बात बस यहाँ पे है, सिस्टम्स डिज़ाइन की एक अच्छी एग्जांपल पायलटिंग इंटरफेस है, क्योंकि उसके अंदर आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि यूज़र का रिएक्शन क्या होगा। उसके अंदर यह है कि यार सारी क्रिटिकल चीज़ें जो है प्लेन के बारे में वो सारी हर वक्त नज़र आनी चाहिए, वो सारा कुछ विजिबल होना चाहिए, सारा कुछ कंट्रोलेबल होना चाहिए। आप उसके अंदर यूज़र के ओपिनियन को नहीं इतना देखोगे, आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को देखोगे कि एक एयरप्लेन के सिस्टम के अंदर क्या चीज़ इंटरफेस में सबसे ज़रूरी है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। आप यूज़र के बारे में तब नहीं सोच रहे होगे, तो आपने सिचुएशन के लिहाज से अपना अपनी डिज़ाइन अप्रोच सेलेक्ट करनी होती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद है यूज़र इन्वॉल्वमेंट। यूज़र इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो जाती है, वो ओनरशिप ले लेते हैं, ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं। और नुकसान ये है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि कितना इन्वॉल्व करना है कितना नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन के अंदर बात आ जाती है कि हम जब यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन कह रहे थे, हम खाली हवा में नहीं कह रहे थे कि यार मुझे लग रहा है कि यूज़र्स ये चाहता है। आप उसको एम्पेरिकली मेजर करते हो। उसके बाद आप एक इटरेटिव डिज़ाइन फ्लो के साथ यूज़र के कॉन्स्टेंट फीडबैक की बेसिस के ऊपर चीज़ चेंज करते रहते हो। अब ये बातें हो गई। इसके बाद 4 बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन। बेसिक इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर है सबसे पहले आप डिस्कवर रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स, फिर प्रोटोटाइपिंग, फिर इवैल्यूएटिंग। तो
अगेन कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे है गूगल डिज़ाइन स्प्रिंट्स, तो आपको पता ही होगा इसी के अंदर हम एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। तो गूगल की जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसके अंदर ये होता है कि एक वीक का स्प्रिंट होता है, एक वर्क वीक का, जिसके अंदर हर फेज़ एक दिन है। पहले दिन आप उसको थोड़ा सा अनपैक करते हो, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वगैरह, एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस क्या हैं। फिर आप दूसरे में थोड़ा सा स्केच करते हो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। तीसरे में आप थोड़ा सा डिसाइड करते हो यार मुझे इसका ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और चौथे में आप उसके प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करते हो। पांचवें में आप टेस्ट करते हो, यूज़र को दिखाओ। तो ये बात हो गई। ये जो है इसके अंदर रीविजिटिंग लास्ट टू फेजेस इनकरेज्ड, ताकि ये एक इटरेटिव डिज़ाइन फ्लो है, चाहे लिनियर लग रही हो इटरेटिव है, और ये लूप में भी होती है। तो इस तरह की बात है। उसके अलावा रिसर्च फ्रेमवर्क है एक, ये रिसर्च इन द वाइल्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करती है। वो कह रहे हैं अगर आपने AHCI के अंदर कोई भी फील्ड में कुछ करना है तो उसके लिए एक अच्छी वर्क फ्लो ये है। अब ये कहीं भी नहीं आने वाली, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। सबसे पहला है यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यूज़र नीड आइडेंटिफिकेशन। फिर ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन आप जनरेट कैसे करोगे, चूज़ कैसे करोगे, और इंटीग्रेट कैसे करोगे बकाया सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के साथ। तो सबसे पहले आपने रेलेवेंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। प्राइमरी यूजर्स कौन है, सेकेंडरी यूजर्स कौन है, इंडायरेक्ट यूजर्स कौन है, और स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स हो गए। उसके बाद इसके अंदर मसला क्या है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ की बात हो रही थी ना, तो मसला ये है कि आप जब स्पेसिफिकली आते हो ना किसी, अगर आपने आइडेंटिफाई करने का मैंने कह दिया, आपके लिए बड़ा ईजी है कहना स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन वो कभी भी उतना स्पेसिफिक नहीं होता जितना होना चाहिए इस आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा यूज़फुल होने के लिए। तो आप इसको ना ज़्यादा स्पेसिफिक लेके जाने की कोशिश करते हो, और जब आप ज़्यादा स्पेसिफिक होते हो तो हंड्रेड्स ऑफ यूज़र कैटेगरीज बन जाती हैं, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है यूज़र नीड्स। यूज़र नीड्स के अंदर है कि आपने कि यूज़र को खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है, तो आपने किस तरह से करना। ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम स्पेस आपने एक्सप्लोर करनी है वगैरह वगैरह, यूज़र एक्टिविटीज़ एनालाइज करनी है, उसकी बेसिस के ऊपर साथ आप यूज़र इन्वॉल्वमेंट लाते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो बस। इसके बाद जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स क्यों एक मसला है, क्योंकि कुछ लोग ना ज़्यादा ही फिक्सेट हो जाते हैं सर्टेन मेथड्स के ऊपर और वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। तो उसके लिए क्या हल है, ज़्यादा एक्सप्लोर करो। उसके बाद चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स, वो यही है कि यार मेरे से खाने की जगह नहीं डिसाइड होती, मैं क्या इंटरफेस डिसाइड करूँगा, तो वो कैसे करना है। तो उसके अंदर A/B टेस्टिंग हो जाती है, यूज़र पीयर एवेल्यूशन हो जाती है, क्वालिटी थ्रेशोल्ड होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, और आप फिर देखते हो कि क्या चीज़ ज़्यादा टेक्निकली फीजिबल है, जो ज़्यादा आसान है फिर आप वो चूज़ कर लेते हो। उसके बाद A/B टेस्टिंग अगर नहीं पता, वो यही है कि आप दोनों एक साथ डिप्लॉय करते हो, फिर देखते हो किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर वो सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद इंटीग्रेशन विद अदर लाइफ साइकिल्स। अब आपके पास अगर वाटरफॉल मॉडल है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, तो वो तो एक लीनियर प्रोसेस फ्लो है ना, उसके अंदर ये फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये एक इटरेटिव डिज़ाइन फ्लो है, इसके अंदर शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स है कोई इतनी, आ, तो वो नहीं है कि वन एंड डन वाला काम है वाटरफॉल की तरह। तो ये उसके लिए ब्लॉकिंग क्रिएट कर सकती है और कुछ और मसले आ जाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा काम ही सिर्फ तब करेगा जब आपकी लेट्स से अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी आपने जो चूज़ की है, जो प्रोसेस फ्लो आपने डिज़ाइन के लिए चूज़ की है, वो है एजाइल वगैरह। तो इस तरह की बात है। और बस यही है सेशनल 1 में, यही है। आगे जो वीक 5 में बात हुई थी डेटा गैदरिंग, पर्सोनास, डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स, वो बातें नहीं हैं। तो बस यही है सिलेबस।